आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। मॉनसून हमें गर्मी से राहत तो दिलाता है मगर साथ ही कई मौसमी बीमारियां भी साथ ले आता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और पीलिया। इसके अलावा जुकाम, खांसी जैसी बीमारियां भी दस्तक देने लगती हैं जो कई बार खतरनाक भी साबित होती हैं। इसलिए मॉनसून में होने वाली इन बीमारियों से बचना बेहद जरूरी है और ये तभी हो सकता है जब आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो। तो आज जानेंगे मॉनसून में होने वाले इन्फेक्शंस के बारे में और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिजिशियन डॉक्टर तरुण भटनागर। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार तरुण। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066934847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर तरुण, आज जैसे हम बात करेंगे सीजनल इन्फेक्शंस की, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, जो ये मानसून है, जो ये बरसात का सीज़न है, इसमें कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं, इन्फेक्शंस कौन कौन से ज़्यादा फैलते हैं, किस किस तरह के मरीज़ आपके पास आते हैं? तो जैसा कि तरन्नुम आपने बताया, इस वक्त जो है मानसून का सीज़न दिल्ली के अंदर शुरू हो गया है जी। इसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस जो हमको ओपीडी में देखने को मिलते हैं वो होते हैं खांसी ज़ुकाम के। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है ओपीडी में खांसी ज़ुकाम के मरीज़ों की तादाद बढ़ गई है जी। इसके अलावा जो बाकी इन्फेक्शन जो आते हैं वो होते हैं फूड रिलेटेड, खाने के कटे फल वगैरह या बासी खाना खाने से, स्पेशली फूड पॉइजनिंग या कई बार टाइफाइड फीवर के भी जो इन्फेक्शंस है वो बढ़ रहे हैं जी। तीसरा जो इन्फेक्शंस जो अभी फ्लेयर हो रहा है, ओपीडी में आ रहे हैं, वो है स्किन इन्फेक्शन। अच्छा। नमी की वजह से जो है फंगल इन्फेक्शंस जो स्किन में होते हैं वो हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं जी। और एक और सबसेट ऑफ लोग हैं जिनको पहले से ही बीमारियां हैं, जैसे अस्थमा है, एक्जिमा है, उनके फ्लेयर भी धीरे धीरे हमको ओपीडीज पे देखने को मिल रहे हैं। आखिर में कुछ एक आध इन्फेक्शंस अभी जो मलेरिया है, डेंगू है, उसके भी एक दो मरीज अब धीरे धीरे ओपीडी में आने शुरू। तो एक तरीके से पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फेक्शन, हमारी सांस का इन्फेक्शन, हमारी स्किन का इन्फेक्शन, जो ऑलरेडी हमारे पास जो मरीज हैं जैसे अस्थमा के, उन सब के फ्लेयर्स हमको इस समय ओपीडीज पे देखने को मिल रहे हैं जी। जैसे आपने अस्थमा का नाम लिया, तो ये जो सीज़न है इसमें जो अस्थमा के मरीज़ हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होती है। वहीं जो इनहेलर है उसे लेकर भी बहुत सारे मिथ्स हैं। तो क्या कर सकते हैं, जो इनहेलर है इसका क्या रोल है, और जो अस्थमा के मरीज़ है वो खुद को कैसे बचाएं, कैसे परेशान होने से बचें? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को वो है कि अस्थमा का जो मेन ट्रीटमेंट है वो इनहेलर है जी। और जो एक सबसे बड़ा मिथ जो मार्केट में है या लोगों के साथ है या लोग जो आपस में रखते हैं वो ये है कि इनहेलर लेने से हमें उसकी आदत पड़ जाती है जी। और लोगों को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो इनहेलर है वो अस्थमा का मेन ट्रीटमेंट है। सारी जो इंटरनेशनल और नेशनल गाइडलाइंस हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया कि इनहेलर लेना सबसे उचित और सबसे अच्छा तरीका अस्थमा को कंट्रोल करने का। उसको आप रेगुलर लीजिए, नियमित रूप से लीजिए, जैसा डॉक्टर्स ने आपको बताया है, सुबह शाम या दिन में एक बार उसका लीजिए। और उसको लेने के अगर आप नियमित रूप से ले रहे हैं इनहेलर्स को, उनको टाइम से ले रहे हैं, तो एक तो आपको जो अस्थमा के जो बीच बीच में जैसे मौसम बदलने पे इस समय फ्लेयर्स होते हैं वो नहीं होंगे। दूसरी बात ये है कि कुछ इसके साथ और एडेड चीज़ें हैं जो इस समय आप कर सकते हैं जिससे आपका अस्थमा का जो एग्जैजरबेशन या फ्लेयर है वो ना हो। उनमें है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें। धूल मिट्टी से जो है अस्थमा बढ़ता है, धूल मिट्टी वाले एरियाज़ को अवॉइड करें। घर के अंदर सीलन अगर आती है तो उससे अस्थमा के जो लक्षण हैं वो बहुत बढ़ते हैं। तो घर को साफ़ रखें, अपने आप को साफ़ रखें। और तीसरा है हाइड्रेट करके रखें अपने आप को। पानी खूब पिए। लोगों को लगता है गर्मियों का सीज़न चला गया, हमें पानी कम लेना चाहिए, ऐसा नहीं है।
पानी की जितनी रिक्वायरमेंट है दिन में 3 लीटर्स 3.5 लीटर्स ज़रूर लीजिए। उसकी वजह से आपके अस्थमा के जो फ्लेयर्स हैं वो कम होंगे। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, शौकत। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं शौकत, क्या सवाल है आपका? जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। जी हेलो जी, बताएं, सवाल बताएं। जी मैं डॉक्टर साहब से बोलना चाहता हूँ कि जो शरीर है इसमें कमजोरी आ रही है, जो खाना खा रहे हैं वो लग नहीं रहा है, मोटा नहीं हो पा रहा है। तकरीबन 19 साल है एज। अच्छा, आपका वजन कितना है? वजन सर 48। और आपकी हाइट कितनी है? हाइट तकरीबन 4.5 पौने 5 फुट है। ठीक है। देखिए, जैसे शौकत ने हमसे पूछा, उन्होंने हमसे एक ये सवाल किया कि मैं जो खा रहा हूँ मेरा हाइट वेट के हिसाब से मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम किसी को सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या वो जो है एडिक्वेट पूरा दिन में 3 टाइम खाना खा रहे हैं कि नहीं, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं कि नहीं। बहुत समय ये होता है कि स्पेशली आज की दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में कि हमारे अक्सर जो खाने होते हैं जैसे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम का खाना नहीं हो पाता, वो मिस हो जाता है। या खाने की जो हम लोग खा रहे हैं जल्दी जल्दी में जंक फूड्स या फास्ट फूड्स खा रहे थे। ये सब चीज़ें मेन रीज़न है आदमी का वज़न नहीं बढ़ने का, आदमी को वीकनेस फील होने का। तो अगर ये जो हमारे कॉलर है मिस्टर शौकत, ये एक तो अच्छे से अपना न्यूट्रिशन खाना खाए, दिन में 3 बारी खाना खाए, 2 बारी बीच में स्नैक्स ले, फ्रूट्स ले और एक अच्छी हेल्दी एक्सरसाइज करें, तो मुझे अवश्य विश्वास है कि इनका वज़न भी बढ़ेगा। इसके बावजूद भी नहीं बढ़ता तो आई थिंक वहाँ पे एक बारी अपने डॉक्टर को दिखाए। हो सकता है इनके कुछ टेस्ट वगैरह कराने हो जिसके बाद इनकी पूरी जो बॉडी है उसके बारे में पता लगे। उसके बाद जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं श्रीनगर से, बिलाल। हेलो जी, बिलाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो बिलाल, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? लगता है बिलाल से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे अस्थमा की, वहीं पर जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको अस्थमा है, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है कि कब इन्हेलर लें कब ना लें, इस मौसम में क्या करें। तो उनको किस तरह से समझाया जाए कि कब क्या कैसे करें? जी देखिए, अस्थमा होता है वो बचपन से ही या छोटे बच्चों की से ही आ जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें उनको और फैमिली को ये समझना है कि जो अस्थमा है उसका अगर वो ट्रीटमेंट लेंगे, उस बीमारी को एक्सेप्ट करेंगे तो आधी बीमारी उसी समय क्योर हो जाती है। बच्चों को ये ध्यान रखना है कि उनको जो इन्हेलर है उनको कैसे लेने हैं, समय पे वो इन्हेलर्स लें, समय पे उसकी अस्थमा की दवाइयाँ लें और अपने जो वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं, जैसे कब उन्हें लग रहा है कि उनकी नॉर्मल दिनचर्या में उनकी सांस ज़्यादा फूलनी शुरू हो गई है, कब उनकी छाती में गड़गड़ाहट हो रही है, उसको जल्दी अगर वो लक्षण को वो और उनके घर वाले पहचानेंगे तो अस्थमा उनका जो है वेल कंट्रोल्ड रहेगा। दूसरी बात, इसकी अस्थमा की बुकलेट्स आती हैं जिसमें वो डेली सिम्टम्स रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसमें अगर वो ये देखे कि उनकी जो रेस्क्यू मेडिकेशन होती है जो कि अस्थमा के हर मरीज़ को पता होती है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो इसका मतलब किसी वजह से उनके जो दवाइयाँ हैं वो कारगर नहीं हो रही है। तो जल्द से जल्द जाके पहले डॉक्टर को दिखाए, अपने आप वेट ना करे, घर में कोई मेडिकेशन ना ले अपने आप से या आस पड़ोस से लेके। जितना जल्दी दिखाए उतना अच्छा हम जल्दी उनको कंट्रोल कर लेंगे। जी, एक बार फिर से हमारे साथ बिलाल जुड़े हैं श्रीनगर से। हेलो जी बिलाल, बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। सवाल जी 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 मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि जब से मौसम चेंज हुआ है मेरे बॉडी में ना बहुत पसीना आ रहा है और बहुत थकावट महसूस कर रहा हूँ और सिर भी दुख रहा है। तो इसकी वजह से मैं आज घर पे ही बैठा हूँ रेस्ट के लिए। तो डॉक्टर साहब से मशवरा लेना चाहता हूँ, ये क्या प्रॉब्लम है? जी,
जैसे ये तो कश्मीर से इन्होंने कॉल की थी, तो ये वहाँ के मौसम के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पर इन्हें पसीना आ रहा है, जैसे थोड़ा सा सीजन चेंज हुआ है। हाँ, तो देखिए जैसा उन्होंने ये बोला कि उनको जो है पसीना बहुत आ रहा है और उनको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ पे इस समय जो है थोड़ा गर्मी ज़्यादा बड़ी होगी। तो जब पसीना आपकी बॉडी में से निकलता है तो पसीने के साथ बहुत सारे इसेंशियल सॉल्ट्स भी बॉडी के अंदर से पसीने के रास्ते निकल जाते हैं, जिससे वजह से शरीर के अंदर, जिसको हम कहते हैं नमक की थोड़ी कमी हो जाती है। तो एक तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस मौसम में लोग अक्सर हाइड्रेट करना, पानी पीना अक्सर भूल जाते हैं जी। तो पानी अच्छे से ले, पानी की क्वांटिटी बढ़ाए, उसकी मात्रा बढ़ाए। उसके साथ जो है नींबू शिकंजी हो गया, नारियल पानी हो गया, या सिर्फ जो नमक नींबू का घोल ले, एक बार ही बॉडी के अंदर नमक की मात्रा बढ़ेगी, इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बढ़ेगी, जो उनके शरीर में जो उनको थकावट सी महसूस हो रही है वो कम होगी। तो उनके जो एक जनरल वेलबींग है वो कुछ बेटर फील होगा, तो शायद वो काम पे भी लौट सके। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं श्रीनगर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? सवाल है कि मेरे बाल तो निकलते हैं बाल। जी जी, आप सवाल दोबारा बता सकते हैं? हाँ सर। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोले मैं कुछ खाना खाता तो पेट फूलता है। अच्छा, कुछ भी खाते हैं तो पेट फूलता है। जी, देखिए पेट फूलना एक बहुत बड़ा सिम्टम है। कई वजह से जो है आदमी का पेट फूलता है। अगर आप बहुत भारी खाना खा रहे होते, थोड़े समय पे आप फैट खाना, आपका जो है ऑयली खाना ज़्यादा खाते हैं, तब भी पेट फूलता है। तो एक तो ये है कि एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट खाए, जिसके अंदर जो है एक अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स हो, फैट की मात्रा कम हो। दूसरा है खाना अच्छे से चबा के खाए, ताकि जो है जो पेट है, जितना महीन खाना उसके अंदर जाएगा उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में जो है जल्दी पचता है। दूसरी बात ये, खाना खाने के बाद बहुत लोग बैठते या लेट जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। खाना खाने के बाद थोड़ा टहले, थोड़ा अपनी बॉडी को एक्सरसाइज दे, जिसकी वजह से जो है पाचन शक्ति बढ़ती है और ये पेट फूलने की बीमारी या पेट फूलने के लक्षण हैं वो कम होते हैं। अगर फिर भी आपको ये दिक्कत रहती है या आपको इस सिम्टम से, लक्षण से निजात नहीं मिलती है, तो हाँ, एक बारी डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। जी, जैसे हम बात कर रहे हैं सीजनल इन्फेक्शंस की, तो इस सीज़न में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और वो फैलता है, स्कूल से सबसे ज़्यादा फैलता है बच्चों में। तो क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं होता है कि अगर किसी को छींक आ रही है, खांसी आ रही है, कोई बीमार है, किसी को बुखार है, तो उसमें क्या करें? तो कैसे बच्चों को बचाएं, क्या उन्हें समझाएं कि वो इस तरह के इन्फेक्शन से बचे रहें? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इन्फेक्शंस बार बार होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनकी क्लासेस मिस होती है, माँ बाप भी बच्चे के बीमार होने से परेशान होते हैं। तो बच्चों को ये ज़रूर इनको एजुकेट करें कि आपको जो है प्रॉपर हैंड वॉशिंग, हर स्कूल में ये दिखाया जाता है कि हाथ को जो है साबुन से, पानी से ज़रूर धोएं। ज़रूरी नहीं है कि आप हैंड रब्स यूज़ करें, एक अच्छे से 2 से 3 मिनट तक उंगलियों के बीच में, हाथों के पीछे अच्छे से हाथ धोएं। दिन में 2-3 बार धोएं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद धोएं, तो उससे आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, अगर आपको आँख में इन्फेक्शन या आँख, ईयर, नोज़, माउथ, आई, ये बार बार ही बच्चे को जो है आदत होती है इसको छूने की, इधर उधर और करने की, तो ये चीज़ बच्चों को सिखाना है कि आप जो है बहुत बारी अपनी आँखें नहीं मसले, वही हाथ जो अपने नाक में या मुंह में ना डालें, उससे भी इन्फेक्शन कम होता है। अगर आपको छींक आती है, खांसी है, तो अपने मुंह पे कपड़ा रखें, हैंकी का यूज़ करें, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके कीटाणु हैं वो ना फैले। चौथा जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो माँ बाप के लिए है। अगर आपके बच्चों को खांसी है, ज़ुकाम है, तो देखिए उनको घर पे रेस्ट कराना, घर पे उनकी दवाई देना वो ज़्यादा ज़रूरी है। उनको स्कूल ना भेजें, क्योंकि उससे एक तो बच्चा जो बीमार है वो भी परेशान होगा,
दूसरा है वो जो इन्फेक्शन है दूसरे बच्चों को भी ट्रांसमिट करेगा। तो बच्चों के साथ साथ इसमें माँ बाप का भी एक रोल है कि वो इस इन्फेक्शंस को फैलाने से रोकें। जी डॉक्टर तरुण, और भी बातें करेंगे और भी चीज़ें जानेंगे आपसे। डॉक्टर तरुण, इस दौरान हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं महाराष्ट्र से। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वो सर डॉक्टर साहब से बात करना था मैडम। हाँ, जी वो बोलिए, आपको सुन रहे हैं, सुन सवाल बताएं क्या सवाल है? वो फुंसी वगैरह जो आती है उसका क्या इलाज है? ठीक। जो शरीर के ऊपर जो फुंसियाँ हैं ये भी एक मेजर लक्षण है जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मरीज़ हमारी ओपीडीज़ में आते हैं। जी सबसे पहले तो ये है कि हमको ये देखना है कि फुंसी की वजह क्या है। बहुत बार ये होता है कि फुंसी के वजह आपकी शुगर होती है। डायबिटीज़ के मरीज़ों में भी फुंसियों का चलन ज़्यादा हो जाता है। दूसरा स्किन इन्फेक्शंस, आपकी स्किन अगर प्रॉपरली क्लीन नहीं है, उसके अंदर बहुत स्वेटिंग है, तब भी फुंसी आ जाती है। तो सबसे पहले आपको ये अपने रूल आउट करना है कि आपको कोई इस तरीके की बीमारी जैसे शुगर तो नहीं है। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े तो नहीं डाल रहे। अगर आप बहुत ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े डाल रहे हैं, कॉटन कपड़े नहीं डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से जो पसीना है वो शरीर के साथ चिपक जाता है, चिपका रह जाता है। उसके अंदर कीटाणु होते हैं जो पैदा होते हैं, जिसकी वजह से बार बार फुंसी होती है। तो ये दो मेजर वजह है जो फुंसी जो है बार बार जो है शरीर के ऊपर होती है। तो इनको एक बार देखें, नहीं है तो हाँ डॉक्टरी सलाह ज़रूर ले कि कई बार कुछ और कंडीशंस होती हैं, कोई रेयर चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से जो है इस तरीके की बार बार ही आदमी को दिक्कत होती है। जी, जम्मू से एक कॉलर हमारे साथ और हैं, मोहम्मद नवाब। हेलो। हाँ जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल डॉक्टर साहब, इन्हीं तक जुकाम रहता है मैम। जुकाम आपको हमेशा रहता है? जी जी ठीक है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ नासिक से भी है तो उनका भी सवाल ले लेते हैं। हुसैन है हमारे साथ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरे को हाइपर एसिडिटी हो जाती है, हाइपर, और उससे आधा सर पकड़ता, कभी राइट में कभी लेफ्ट में। कुछ ऐसा कुछ हाइपर एसिडिटी बोली आपने? हाइपर एसिडिटी? हाँ, हाइपर एसिडिटी बढ़ जाने के बाद वो सर आधा सर पकड़ता। अच्छा। कभी राइट साइड में कभी लेफ्ट साइड में, और आंख भी दर्द देती है उसके साथ। अच्छा। आधा सर इन्हें पकड़ता है, और खाने में ही कभी कुछ तकलीफ हो गई या सोने में तकलीफ हो गई, नींद नहीं मिली तो भी बढ़ जाती है मेरे को सर की, आधा सर की। जी जी, जम्मू से जिन्होंने कॉल किया था वो उनका कहना था कि हमेशा उन्हें जुकाम रहता है। जी ठीक है। तो बार बार ही जुकाम होना जो है ये एक एलर्जी की जो है निशानी होती है, एक एलर्जी का लक्षण होता है। क्योंकि ये देखा गया है कि स्टडीज़ में भी देखा गया है कि जो एलर्जिक राइनाइटिस, जो बार बार ही ज़ुकाम होना है, ये एलर्जी में इसका टोटल प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक फैक्ट बताऊं तो एक बहुत पुरानी स्टडी हुई थी 1964 के अराउंड, उसमें जो एलर्जिक राइनाइटिस या नाक का ज़ुकाम बार बार ही होना, उसकी जो परसेंटेज थी वो 10% लगभग पॉपुलेशन में देखी गई थी। और ओवर पीरियड ऑफ समय के साथ अभी जो एक और स्टडी हुई कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले, वो पब्लिश हुई, उसमें जो ये नाक की एलर्जी है वो उसकी जो प्रतिशत है वो लगभग 25 से 30% आया जी। तो एलर्जी की जो इंसिडेंस है या एलर्जी जो है का जो टोटल बर्डन है वो काफ़ी बड़ा है। उसकी मुख्य वजह है कि पोल्यूशन का बढ़ना और एलर्जेंस का बढ़ना। तो मेनली जो उनको वो दिक्कत हो रही है बार बार ज़ुकाम होने की वजह से, वो एलर्जी की वजह से लग रही है, और उसका मुख्य कारण जो है पोल्यूशन है इस वक्त। तो उसके लिए उनको एंटी एलर्जिक्स का यूज़ करना चाहिए और कुछ और अपने पोल्यूशन से बचने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। दूसरे जो हमारे और कॉलर थे जिन्होंने हाइपर एसिडिटी के बारे में तो उन्होंने अपने जो सवाल और जवाब दोनों अपने ही आप ही दिए।
हाँ। सब उनको हाइपर एसिडिटी की दिक्कत है, ये उनको लक्षण है। बट हाइपर एसिडिटी की वजह भी उन्होंने खुद बताई कि खाना पीना उनका ठीक से नहीं होता है। तो हाइपर एसिडिटी के सबसे मेन कॉजेज़ है, अगर आप समय से खाना नहीं खा रहे हैं, आप अच्छा पौष्टिक खाना नहीं खा रहे हैं, और दूसरा आप जो है स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। अच्छा। तो ये इन सब वजह से जो है बॉडी के अंदर जो है या स्टमक के अंदर एसिड का सिक्रीशंस बढ़ता है, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी की शिकायत होती है। तो खान पान अपना नियमित करें, समय से खाना खाए, दिन में 3 बारी खाना खाए, 2 बारी स्नैक ले, तो ये हाइपर एसिडिटी की जो दिक्कत है वो इनको कम होगी। जी, हमारे साथ कर्नाटका से एक कॉलर जुड़े हैं, मोहम्मद अनीस। हेलो हेलो मोहम्मद अनीस साहब, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? लगता है किसी वजह से हमारा इनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। एक और कॉलर हमारे साथ है हैदराबाद से, जहरा। हेलो 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 जी जहरा, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी जहरा, बताएं सवाल क्या है आपका? जी जहरा है मेरा नाम। जी थोड़ा किडनी जी क्या बोल रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले आप साइड में दोनों तरफ किडनी में इनको शायद पेन होता है। किडनी साइड पे दर्द हो रहा, साइड में दोनों दोनों साइड। अच्छा, दोनों साइड में। कब से है आपको ये दर्द? नहीं आ रहा थोड़ा। कब से है दर्द? हेलो हाँ, दर्द कब से है आपको किडनी में? जी कब से है? साइड में दर्द हो रहा। जहरा, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। बोलो। लगता है किसी वजह से ठीक से राब्ता नहीं हो पा रहा। उन्होंने अपनी टीवी की आवाज़ खोली हुई है, जिससे वो हमारी आवाज़ भी नहीं सुन पा रही हैं। इन्होंने कहा था कि इनकी किडनी में दोनों साइड में पेन हो रहा है, तो क्या वजह हो सकती है या इसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, किडनी में पेन होना एक बहुत बड़ा सिम्टम है। उसको हमें एक तो ठीक तरीके से इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि उनको किडनी का जो दर्द है, फॉर एग्जांपल, वो किधर है। सिर्फ किडनी का दर्द जो लोग जो पीछे के दर्द होता है उसको भी कहते हैं, तो क्या दर्द वहीं पे है या आगे पीछे जा रहा है? किडनी के दर्द के साथ उनको क्या पेशाब करने में कोई जलन हो रही है? तो कई वजह हो सकती है उसमें, यूरिन का इन्फेक्शन होना, किडनी में स्टोन होना। तो मेरे ख्याल से उनको सबसे पहले अपने किसी पास में एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो एक बारी उनसे पूरी हिस्ट्री ले लेंगे, उनको एक बारी देख लेंगे, एग्जामिन कर लेंगे, तो उनका जो ये सिम्टम है या जो इनका लक्षण है उसकी वजह पता लग सके। तो वो ज़रूर जाना चाहिए और अपने आप से वेट नहीं करना चाहिए कि ये दर्द बढ़ जाए या दिक्कत बढ़ जाए तब फिर मैं जाऊँ। कितना जल्दी जाए डॉक्टर के पास उतना बेहतर होता है, उतना अच्छा रहता है। जी। अच्छा, जिस तरह का ये सीज़न है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सांस के मरीजों को होती है, तो जो एयर प्यूरिफायर आजकल मार्केट में मिलते हैं वो इस तरह के मरीजों को कितना हेल्प करेंगे? बहुत ही आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस समय मार्केट में या सबसे ज़्यादा लोग जो बात कर रहे हैं वो एयर प्यूरिफायर की कर रहे हैं। जी। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एयर प्यूरिफायर किन लोगों में सबसे ज़्यादा काम करेगा। देखिए, एयर प्यूरिफायर आपके एक कमरे के लिए होता है। जी। तो अगर आप जो है कि वर्किंग बार बारी बाहर की है या बच्चे हैं, उनके केस में एयर प्यूरिफायर काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ मरीज़ होते हैं स्पेशली जिनकी एडवांस्ड लंग डिजीज़ होती है, जो बिस्तर पे ही रहते हैं, उनको ऑक्सीजन लगातार चल रही होती है, उनके लंग्स के अंदर इतनी रिज़र्व कैपेसिटी नहीं होती है कि वो थोड़ा सा भी इन्फेक्शन या थोड़ी सी भी बुरी हवा झेल सके। उन केसेस में एयर प्यूरिफायर्स जो है बहुत इफ़ेक्टिव है। वो आपके जो आपके अगर एक ही जगह पेशेंट है उसके लिए तो एयर प्यूरिफायर बहुत इफ़ेक्टिव है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एयर प्यूरिफायर ले तो क्या ले। उसके लिए एक तो आपका जो कमरा है उसके हिसाब से, उसका जो स्क्वायर फीट एरिया है उसके हिसाब से आप एयर प्यूरिफायर लें। अगर आपका कमरा बहुत बड़ा है और आपने छोटा एयर प्यूरिफायर ले लिया है, वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो एयर प्यूरिफायर लेते टाइम अपने आप कमरे का पर स्क्वायर फीट देखें, एयर प्यूरिफायर की साफ़ करने की कैपेसिटी देखें, वो उसके हिसाब से ले। दूसरी चीज़ जो एयर प्यूरिफायर लेते के समय ध्यान रखना है वो है कि आप हेपा बी फ़िल्टर लें, ना कि हेपा बी लाइक फ़िल्टर।
ये एक छोटा सा टर्म हो जाता है हेपा बी फिल्टर एंड हेपा बी लाइक फिल्टर। तो हेपा बी फिल्टर काम करेगा आपके लिए पोल्यूशन को, कीटाणु को पकड़ने में, हेपा बी लाइक फिल्टर नहीं करेगा। तीसरा ये है कि अगर आपको जैसे माइक्रोब्स है, जो कीटाणु है, उसके लिए चारकोल बेस्ड एयर प्योरीफायर थोड़े बेटर होते हैं ओजोन बेस्ड से, वो नुकसान करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप एयर प्योरीफायर ले रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से आप उसके बारे में अध्ययन करें, स्टडी करें और उसके बाद ही ले, क्योंकि ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। सिर्फ एयर प्योरीफायर लेने से आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ठीक हो जाए ऐसा नहीं होता है। तो मरीज़ का सिलेक्शन, एयर प्योरीफायर का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने दोनों में अच्छे से सिलेक्ट किया है तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जी, बहुत सारी बीमारियां हैं और बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जिनके बारे में आज हम बात नहीं कर पाए हैं। आइंदा आने वाले किसी हफ्ते में हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते मैं आपसे कुछ टिप्स ज़रूर लेना चाहूँगी जो इस वक्त इन्फेक्शंस होते हैं उससे कैसे बचा जाए, क्या करें। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि आप अच्छा खाना खाएं, समय पे खाना खाएं, फ्रूट्स ले, वेजिटेबल्स ले, अच्छी क्वांटिटी में ले। दूसरी बात, आपको अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसका घरेलू उपाय ना करें, वेट ना करें कि वो सिम्टम्स बढ़े। पहले जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टरी सलाह लीजिए ताकि उनके सिम्टम्स हम जल्दी कंट्रोल कर सकें। तीसरा, अच्छी हेल्दी प्रैक्टिस, जैसे एग्जांपल आप स्नीजिंग होती है तो मुंह पे कपड़ा रख के स्नीज करें, इधर उधर इन्फेक्शन थूके नहीं। और जैसे नमी से ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होते हैं तो थोड़ा सा बॉडी को सुखा के रखे। आप जो है सूती कपड़े डालें, खुले कपड़े डालें। तो इस प्रकार आप अपने जो है इन्फेक्शंस की जो कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर तरुण, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिया, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।